आरंभ है प्रचंड। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी एजेंडा सेट कर लिया है। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक उत्थान के संकल्पों के साथ जनता के बीच जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ ही पार्टी धर्म की ध्वजा को भी उठाएगी। राज्य की कानून व्यवस्था भी पार्टी का प्रमुख चुनावी हथियार होगा। सोमवार को गोरखपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई भाजपा कोर ग्रुप की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में इस तरह के तमाम मुद्दों पर गहन मंथन के साथ विचार विमर्श भी हुआ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस किसानों और महिलाओं के मुद्दे पर तो सपा जातिगत मुद्दों के अलावा गठबंधन पर फिलहाल केंद्रित है। बहरहाल राष्ट्रवाद और वंशवाद के मुद्दे पर विस्तार से बात करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत ही पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यूपी के 2 क्षेत्रों में बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी रणनीति पर काम करने के लिए नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल गोरखपुर से अपने 2 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं जिसके मूल में लोकतंत्र है। वरिष्ठ नेताओं की संगठनात्मक बैठकों के अलावा भाजपा ने राज्य भर में पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के नेतृत्व में 4 यात्राओं की एक महत्वाकांक्षी योजना भी तैयार की है। यात्रा का नाम शुरू में विजय संकल्प यात्रा रखा गया है। 2 दिनों के भीतर केंद्र और राज्य दोनों के पार्टी नेताओं और मंत्रियों की भागीदारी की चाक चौबंद होने की संभावना है। ये यात्राएं दिसंबर के महीने में निर्धारित है और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर समाप्त होने की संभावना है। सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चुनावी मुद्दा सेट कर चुकी है। दूसरी ओर लखीमपुर कांड के बाद किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस ने अपना चुनाव किसान और महिलाओं पर केंद्रित रखा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने ठर्रे पर आगे बढ़ते हुए जातिगत आंकड़ों को साधने में जुटी हुई है। बहरहाल चुनावी शंखनाद बजने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी एजेंडे को सेट कर लिया है। अब यूपी की जनता किस एजेंडे को अपनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता तारिक अहमद लारी साहब हैं। लारी साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी। पहला सवाल लारी साहब आपसे सीधे यही है कि एक बार फिर राष्ट्रवाद न सही तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आप समझ सकते हैं ये मुद्दा वही है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा है कि सपा वंशवाद के मुद्दे पे चल रही है, ऐसे में हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चलते हुए आपको घेरेंगे। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, मैं आज तक बीजेपी की समझ नहीं पाया जी। मुझे पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा आप ही त्रिपाठी जी बताइए, फिर मैं आगे बात करूँ। आप एक बार इनके राष्ट्रवाद की परिभाषा मुझे बता दीजिए पहले। नहीं तो ये प्रदीप सिंह जी बताएंगे ना राष्ट्रवाद की परिभाषा। आप मुझसे सवाल नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो सवाल करने वाला हूँ। प्रवक्ता, पहली बात, सबसे पहले तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि इनका राष्ट्रवाद है क्या, तो उसके बाद फिर हम लोग जवाब दे पाएंगे। चलिए, इनके राष्ट्रवाद में क्या क्या चीजें आती है, हमको क्या मालूम है क्या आता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रवाद तो इनका कब बदल जाता पता नहीं चलता है। तारिक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक बार प्रदीप सिंह जी, आपसे भी सवाल है, फिर तो हमारे एसएन सिंह जी बताएंगे ही, तारिक जी भी उत्तर देंगे, आप भी उत्तर देंगे। जैसा कि कहा जा रहा है, जो सामान्य राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि प्रियंका जी पूरी तरह से भावनात्मक खेल खेल रही जनता के साथ, भावनाओं से जुड़ने का प्रयास कर रही है। महिलाओं पे कार्ड तो खेला ही, भावनाओं से जुड़ने का प्रयास है।
हाँ, हाथरस की बेटी को न्याय मांगना अगर भावनात्मक खेल है तो कांग्रेस पार्टी भावनात्मक खेल खेलती है। वो लखीमपुर के किसानों के लिए न्याय मांगना अगर ये भावनात्मक खेल है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ये खेल खेलेगी। अगर 40% टिकटों में रिजर्वेशन की बात है महिलाओं के लिए, अगर ये भावनात्मक खेल है तो कांग्रेस पार्टी दृढ़ निश्चयी है, निश्चित तौर पर ये भावनात्मक खेल खेलेगी। राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम निश्चित तौर पर इनके राष्ट्रवाद में आता है कि भारत माता की जय बोलो और थाना फूंक दो, भारत माता की जय बोलो, भारत माता के लाल सुबोध सिंह को गोली मार दो, भारत माता की जय बोलो, गोरखपुर में एक ट्रेनी आईपीएस को लिंग के आधार पर गाली दो, भारत माता की जय बोलो, लव कुमार के घर में घुसकर उनके परिवार को जीवन को असुरक्षित कर दो, गौ माता के पीछे खड़े होकर वो आत्मरक्षा की गुहार करें, भारत माता की जय बोलो और जेलों के अंदर बैठकर अपना बर्थडे मनाओ चाहे जितने बड़े अपराधी हो, भारत माता की जय बोलो, उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार करो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, भारत माता की। चलिए, इसके अलावा भारत माता की जय के अलावा, भारत माता की जय के अलावा आप और कुछ कहिए, भारत माता की जय के अलावा। नहीं, ये राष्ट्रवाद है, यही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है और इस देश का राष्ट्रवाद है, गांधी का राष्ट्रवाद, इस देश का राष्ट्रवाद है, इस देश के आम नागरिक का राष्ट्रवाद, इस देश के राष्ट्रवाद में किसान के विकास की बात होती है, किसान के गन्ना मूल्य की बात होती है, इस देश के राष्ट्रवाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात होती है, इस देश के राष्ट्रवाद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद में निश्चित तौर पर वो लोग शामिल हैं जो कहीं भीड़ के आधार पर न्याय करने की बात करते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते और 114 और 14 से ज्यादा अपराधी सदन में बैठने के बावजूद भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। जिस प्रदेश की सरकार का मुखिया अपने ऊपर लगे 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे और गैंगस्टर सहित आपराधिक मुकदमे वापस लेने की बात करता है, ये इस तरह के राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं और ये देश इस तरह के राष्ट्रवाद की कल्पना करता है जहां जल, जंगल, जमीन और देश का नागरिक सुखमय हो और जहां वो विकास की बात करता हो। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम ने यह तय किया है, चाहे वो बेरोजगारी के मसले पे हो, चाहे महंगाई के मसले पे हो, चाहे कानून व्यवस्था के मसले पे हो, ये सवाल है, इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम इनसे मांग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई देने के मूड में नहीं है। प्रदेश की आवाम ने तय कर लिया है, आने वाले चुनाव में ये जनता इस सरकार को जवाब देने जा रही है। चलिए प्रदीप सिंह जी, आपने एक अच्छी बात कही है कि अपराध, जिन लोगों के साथ अपराध जुड़ा है वो विधानसभा में बैठे हैं, बीजेपी के भी हैं लेकिन सपा के और बसपा के भी हैं, अनुपात के अनुसार लगभग उतना ही आता है। निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी 114 विधायक अनुपात जोड़ लीजिए आप, जिस प्रदेश के मुखिया पर 10 से ज्यादा अपराधी मुकदमे हों और गैंगस्टर सहित वो अपने ही मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करता हो, हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश बताइए जिस प्रदेश की सरकार के मुखिया द्वारा अपने ही ऊपर लगे मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की गई हो, आप बता दीजिए। हम मान लेंगे कि वाकई ये राष्ट्रवाद होना चाहिए, इस तरह के राष्ट्रवाद की परिकल्पना होनी चाहिए। राम गोडसे के राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं जी। एक महात्मा पर प्रार्थना सभा पे जाते हुए महात्मा पर गोली चलाने वाले लोग हैं, जिन्ना की मजाक पर चद्दर चढ़ा के राष्ट्रवाद की कल्पना करने वाले लोग हैं। चलिए, अशोक सिंह जी, तारिक जी ने कहा है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा वो जानना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रदीप सिंह जी ने अपने बहुत सारे कानून व्यवस्था को लेकर आपको हाणे हाथ लिया है। कानून व्यवस्था चाहे उन्होंने हाथ की बात दे रहा हूँ। राष्ट्रवाद क्या है जी? राष्ट्रवाद भारत की चेतना है। उन्होंने सही कहा, वंदे मातरम और भारत माता की जय का कंसेप्ट ही राष्ट्रवाद है जी। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति सोचना, उस देश के प्रति, उस देश को अखंड बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद है सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात राष्ट्रवाद है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद एक ये भी है कि एक देश में दो तरह के कानून नहीं चलेंगे। इसको दोबारा कहीं वो लिख लें, सुन ले, सोच ले, समझ ले कि यहाँ एक तरफ संविधान चलेगा और दूसरे तरफ सरिया चलेगा जी। और यहाँ एक प्रधान, एक विधान और एक निशान रहेगा, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सरल शब्दों में अब अच्छे तरीके से मैं समझा दूं, भारत विविधताओं का देश है, इसमें तमाम धर्म को मानने वाले तमाम तरह के लोग रहते हैं। आप देखे होंगे
जब ये अखंड भारत था जो आज खंडित होकर और कई चीजों में बट गया है, उस समय भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाते ही एक भारत भूखंड बहुत बड़ा भाग था। कई राजवाड़े आपस में बटे हुए थे, सबके अपने धर्म कर्म थे, उसके बाद भी पूरे भारत को एक कहा जाता था। उसमें ये नहीं था कि जो है फला जगह के राजा और उनका इस तरह की व्यवस्था। और हमारे जो तीज त्योहार होते हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो गणेश उत्सव मनाया जाएगा और पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह प्राय अलग अलग प्रांतों में, पंजाब में जाएंगे तो कोई और त्योहार होगा, साउथ में गुड़ी पड़वा होगा, बिहार में छठ होगा। तो सबको मानने वाले, सब समान विचारधारा से एक साथ रहने वाले, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद करती है। अब इसको अलग अलग तरीके से ले जाना ये तो इन लोगों का काम है। और अभी हमारे कांग्रेस के बड़े भाई बड़े जनता से कह रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जी, ये राष्ट्रवाद है। अगर त्रिपुरा की कोई घटना को लेकर और महाराष्ट्र में अगर कोई चीज होगा तो वहां 200 लोगों के शीशे तोड़ दिए जाएंगे, लाठी डंडे से पीटे जाएंगे और आपकी सरकार है, आप नहीं बोलेंगे तो इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं करेंगे। कहेंगे सबकी रक्षा करना, सभी धर्मों की रक्षा करना, सभी के कल्याण के लिए कार्य करना, ये राष्ट्रवाद है। केवल आप यहाँ आके ये आरोप लगा रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ नेशनल हेराल्ड केस किसके ऊपर था? जी, आज जो है हरियाणा में जो जमीन की केसेस बाटा एंड कंपनी पे चल रहा है वो किसके ऊपर था? अरे आप उत्तर प्रदेश की केवल बात मत करिए, पूरे भारत भूखंड की बात करिए। और तो मैं तो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु। दो चीजें एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह जी, दो चीजें सवाल। एक तो आपने कहा कि दो कानून नहीं चलेंगे, थोड़ा इसको फिर से परिभाषित कर दीजिए। और दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं चलेंगे। इसका क्या अधिकृत तौर पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? देखिए होता है क्या है देश में जी, कई बार आप दूसरे देशों से राजनीतिक संबंध होते हैं जी, उस संबंध को किसी और तरीके से निभाया जाता है। हमारे राजनयिक उस देश में रहते हैं, उस देश के राजनयिक हमारे देश में रहते हैं, लेकिन आप अपने देश के प्रति प्रेम को नहीं दर्शाते हुए अपने देश में रह के और दूसरे देश के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। कोई खेल हो या कोई ऐसी जीत हो जाती है हमारे विरोधी की तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये कहाँ लगाया गया? घटना हुई थी, समाजवादी पार्टी के लोग हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेकर कहाँ लगाया गया? जिंदाबाद का नारा लगाए। किस जगह पे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है। सिंह साहब, कहाँ लगाया गया ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? कहाँ लगाए गए? देखिए आगरा में लगाया गया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले जब मैच हुआ था और उसमें भारत पाकिस्तान से हार गया था। मैच होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखिए अपने देश की भावना के प्रति रहिए, अपने देश के प्रति रहिए। मैं तो वही कह रहा हूं कि हम सारे धर्म को मानने वाले अलग अलग मजहब के लोग इसी संस्कृति से तो एक साथ रहते हैं। जी, हम नहीं कह रहे कि ठीक है, अभी हमारे भाई ने कहा कि इनका भारत माता की जय। अरे हमारी परंपरा रही है कि हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, हम उसको कैसे छोड़ देंगे? नदियों का जल हम पीते हैं, नदियों के द्वारा सिंचित भूमि का हम उपयोग करते हैं, हम वृक्षों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, हम सूर्य से उष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उसको हम जो है हमारी प्रकृति की पूजा भी है, हम उसको भी मानते हैं। हम कह रहे हैं हम हर धर्म को मानने वाले एक साथ रहते हैं और सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। कांग्रेस की तरह ये नहीं कहते हैं कि भारत के भूभाग पे भारत की चीजों पे केवल एक लोगों का है। जैसे कहा जाता था कि सबसे पहला अधिकार ए का है, बी का नहीं। हमारा मानना है कि ए का भी उतना ही अधिकार है और बी का भी उतना। तो सिंह साहब परिभाषित नहीं कर पाए आप। हमने कहा आपसे कहा कि दो कानून कहाँ है? देश में तो एक ही कानून है। नहीं, दो कानून तो है देश में। कई चीजों को देखिए कहा जाता है कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा वाला जो संविधान है, जो हमारा शरिया कहता है उस हिसाब से चलेंगे। जी, तो आप भी जानते हैं कि दो कानून है। आप बड़े भाई हैं, अगर नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने अपनी बात कही। जी बिल्कुल। तारिक जी, आप तो राष्ट्रवाद की परिभाषा बता दी एसएन सिंह जी ने।
नहीं, अभी भी अपने सांस्कृतिक समाजवाद की परिभाषा नहीं बता पाए हैं। ये तो प्रवक्ता है एसएन सिंह साहब, इनको यही नहीं मालूम कि इनके राष्ट्र अध्यक्ष ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात पे बात कही है, तो वो तो बता ही नहीं पाए। अब इनका राष्ट्रवाद वहां से चालू होता है जहां से माफीनामा चालू होता है, और राष्ट्रवाद वहां खत्म होता है जब एक नाचने वाली भांड जो है वो कहती है कि हमें 2014 में आजादी मिली। ये कभी थोड़ा सा कृपया तारिक जी, स्वराज एक्सप्रेस है, थोड़ा सा भाषा का संयमित भाषा का उपयोग करें। बिल्कुल संयमित भाषा है, ये हम लोग की गांव की भाषा है। त्रिपाठी जी, आप भी गांव कहे, कोई शहर लंदन से आप नहीं है ना, मैं लंदन से हूँ। हाँ। ना त्रिपाठी, राघवेंद्र त्रिपाठी जी हैं, उनसे भी पूछ लीजिए आप कि मेरी भाषा अगर गांव वाली में नाचने वाली तक चल सकता है, उसके आगे जो आपने नाचने वाली तो मुझे बुरा लगा, उसके बेसिकली नाचने वाली बुरा लगता है। भांड हम किसी भी जेंडर को कहीं कह सकते हैं। हाँ। नाचने वाली तो एक स्पेसिफिक जेंडर को कह देते हैं जी। तो आप जेंडर को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। कभी ये महात्मा गांधी के त्याग और तपस्या का अपमान करते हैं, कभी उनके हत्यारे का सम्मान करते हैं, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार करते हैं। और ये अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो इन्हीं के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं, आप भी जानते होंगे जी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ये बात कही कि जिन्ना से बड़ा महापुरुष कोई नहीं है। तो उनके ऊपर आपने कौन सा मुकदमा देशद्रोह का डाला? हाँ, अगर तारिक अहमद लारी कह देगा कि जिन्ना से बड़ा महात्मा पुरुष कोई नहीं है, तो जरूर सिंह साहब जो है तुरंत एफआईआर दर्ज कराएंगे, या इनके लगे बबुआ एफआईआर दर्ज कराएंगे, या इनके नौकर जो है, जो पुलिस वाले कर्मचारी आजकल पर्सनल नौकर बन के बैठ के एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तारिक जी, अखिलेश जी ने भी कहा है जिन्ना जी के बारे में, तो अखिलेश जी पे कोई मुकदमा? अखिलेश जी ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ, अखिलेश जी ने कहा तो आपने उनके ऊपर तो बड़ी कमेंट और शीशा नजर कर दी। अपने मंत्री को क्यों नहीं हटाया आपने? ये तो आप ही के गुलाम है जी, आप ही के मंत्री, आपने क्यों नहीं हटाया? ये इनकी संस्कृति है जी। कोई दूसरा बोले तो हम लोग अगर विरोध करें तो हम लोग देशद्रोही हैं। ये संस्कृति है, और राष्ट्रवाद वो है कि माफीनामे से लेकर चाटुकारिता तक को कहा जाता है राष्ट्रवाद इनके वहां। अब ये कह रहे हैं दो कानून, भाई कानून तो एक ही है, और वो है संविधान का कानून, इस देश के संविधान का कानून। आप लोग वो परिभाषा ना करिए जो आरएसएस आपको बताती है। आरएसएस की परिभाषा कोई देश जोड़ने की नहीं है, देश तोड़ने की परिभाषा है वो। तो देश तोड़ने की परिभाषा अगर एसएन सिंह साहब आप बैठ के पर्सनली टीवी पे प्रोपेगेंडा करेंगे तो ये अच्छी चीज तो है नहीं। बात करनी आप कहिए देश में सिविल के कानून में जरूर मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ चलता है। ये कोई हमें भीख में नहीं दिया गया था, ये बाकायदा जब यहां से मुसलमान पूरी तादाद में पलायन कर रहा था तो उससे समझौते के तहत ये कहा गया था कि आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आपके प्रॉपर्टी की चीजें आपकी रहेंगी, लेकिन कानून जो क्रिमिनल का होगा कानून, उसमें आपके ऊपर हिंदुस्तान का कानून लागू होगा। ये आप कहते हैं कि हम लोग पूरे देश में शरई कानून लागू करना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल गलत फहमी में है। आप अभी कम उम्र भी हैं, ये बचपन से मैं सुनते चला आ रहा हूं कि आरएसएस इस तरह के प्रोपेगेंडा करती है। मेरी करीब 48 साल की उम्र है, बाकी आप तो समझदार है कि आपकी क्या उम्र होगी, आपने क्या सुना। तो मैं तो 15 साल की एज से राजनीति कर रहा हूँ, 15 साल की एज से मैं सबको देख रहा हूँ, और अगर राजनीतिक जीवन देखिएगा तो परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उस जमाने में भी हमने अपने दादा से भी पूछा था कि क्या आरएसएस या ये कौन सी वो थी इनकी, उसका कोई स्वतंत्रता संग्राम में कोई अहम भूमिका रही? कहले बहुत अहम भूमिका रही। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनके लिए उनके खिलाफ अंग्रेजों को मुखबरी करने का काम ये करते थे। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, और इसीलिए इन लोग को पेंशन वगैरह मिलती थी कि चंद्रशेखर कहाँ छुपे हैं, तो भगत सिंह कहाँ छुपे हैं, तो गांधी जी का क्या रोल चल रहा है, गांधी जी अंदर क्या हो रहा है, ये सब आप लोग काम करते हैं मुखबरी का। तभी आपने अपने संस्था का नाम भी आरएसएस रखा, रॉयल सीक्रेट सर्विस, और आपने वादा किया था कि जब तक हम रहेंगे तब तक के हम क्वीन एलिजाबेथ के गुलाम रहेंगे। रॉयल सीक्रेट सर्विस गुलामी कर रहे हैं। ये रॉयल सीक्रेट सर्विस पहली बार ही तारिक जी हम सुन रहे हैं, ये आपको कब मालूम पड़ा? और दूसरा, आप अखिलेश जी ने जो बयान दिया था जिसमें आपने कहा उनके ऊपर खूब कमेंट्स किए, क्या आप
अखिलेश जी ने जो बयान दिया था उससे 100% सहमत है? कौन सा बयान, किस बयान की बात कर रहे हैं? अखिलेश जी ने जिन्ना जी के बारे में जो कहा था, आप उससे सहमत हैं कि क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी ने जाकर कहा था कि जिन्ना से बड़ा कोई भी सेकुलर आदमी नहीं है? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था वो तो मैं पूछ लूंगा सिंह साहब से। जो अखिलेश जी वर्तमान में अभी जो कहा है वो, उससे मैं आपसे अखिलेश जी ने सिर्फ इतना कहा था जी कि क्या नाम है, महात्मा जी, पटेल जी और जिन्ना, ये तीनों लोग एक ही संस्था से पढ़कर निकले हैं। लॉ की बात की थी उन्होंने, कोई उनकी तारीफ नहीं की थी जी। तो अगर आप भी अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकले हैं, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकला हूं और राघवेंद्र भाई भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो इस चीज को अगर बता दिया तो इसमें कौन सी तकलीफ हो गई? ऐसा तो कुछ कहा नहीं उन्होंने कि जिन्ना बहुत ग्रेट है। लेकिन आप त्रिपाठी जी, जिन्ना के बारे में ये ध्यान रखिए, 1947 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना इस देश का दुश्मन हुआ था। उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना इस देश का दोस्त ही था और इसी देश में रहता था जो भारतवर्ष था, और बैठकर बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकालता था, ना कि आरएसएस की तरह तलवे चाटता था। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और रही बात, और एक मिनट, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना हॉल का उद्घाटन अटल जी ने किया था अपनी सरकार के टाइम पे, 2002 की सरकार के टाइम पे, उसके बारे में भी इनसे पूछिएगा कि अगर जिन्ना बहुत खराब व्यक्ति है और बहुत ही गंदा व्यक्ति है तो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन्ना के नाम के हॉल का उद्घाटन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों किया? जी सिंह साहब, आपसे पूछेंगे एक बार राघवेंद्र जी, इस पूरे मुद्दे पे आपके एक विशेष टिप्पणी लेते हैं और क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, उसका मुद्दा क्या है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो अभी जेपी नड्डा जी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत हम जनता के बीच जाएंगे और संभवतः धर्म ध्वजा भी उठाने वाले हैं, क्या है? मुझसे पूछ रहे हो? देखिए राघवेंद्र जी, चुनाव है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस है, सब लोग अपने अपने तरह से अपने एजेंडे को सेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले तक वो विकास की बात कर रही थी, अभी भी कर रही है, लेकिन जब नड्डा जी उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने कहा हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर काम भी हुआ है और उस चीज को जनता के बीच ले जाना भी चाहते हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मेरी नजर में सभी संस्कृतियों का बराबर सम्मान, चाहे ईद हो, दीपावली हो, होली हो, पोंगल हो, क्रिसमस हो, सभी को बराबर का हक मिले और उसको प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से मनाया जाए। अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो निश्चित तौर पे सबको सहूलियत मिली है, कोई दंगे नहीं हुए हैं, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, शांति रही है। हाँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भाजपा को बेनिफिट जरूर है कि अयोध्या में जिस तरह का दीपोत्सव हुआ, जिस तरह से काशी में काशी विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार किया गया, वहां कॉरिडोर बनाया जा रहा है, विंध्याचल में काम किया गया, कृष्ण जन्मभूमि पे काम किया जा रहा है, तो देखिए अगर इन्होंने काम किया है तो उस चीज को भुनाएंगे जरूर, इसको विपक्षी दल को फायदा हो या नुकसान हो, और हर दल अपने फायदे के लिए। मायावती जी ने 2007 में नारा दिया, सब सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया, कोई बराबर छोटा नहीं, उसमें ब्राह्मणों को जोड़ने की बात कही। अखिलेश जी भी काम बोलता है 2017 में लेके आए, उनका नारा नहीं चल पाया। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है तो देखना है कितना इसको परवान चढ़ा पाती है, क्योंकि विकास का भी मुद्दा है, कानून का भी मुद्दा है, किसान का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, और विपक्ष इस पर घेरेगा जरूर। एजेंडा नड्डा जी ने अपना एजेंडा सेट किया है, विपक्ष का एजेंडा नहीं सेट किया है। अब विपक्ष को उसके मुकाबले कहां खड़ा होना है, किस तरह से खड़ा होना है, इसे विपक्ष को तय करना है। इतना जरूर है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देके नड्डा जी ने विपक्ष के लिए एक लकीर जरूर खींच दी है। अब देखना होगा विपक्ष उससे छोटी लकीर खींचता है या उससे बड़ी लकीर खींचता है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में क्या धार्मिक मुद्दा भी है? देखिए, अप्रोच रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद धार्मिक मुद्दा तो नहीं है, लेकिन जब चुनाव प्रचार परवान चढ़ेगा तो कहीं कैसे तो शामिल कर लिया जाएगा। आप 2019 के लोकसभा चुनाव को देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा था, लेकिन मायावती जी ने सहारनपुर में एक सभा में केवल मुसलमानों से वोट की अपील कर दी। उसके बाद हरा, नीला, पीला तमाम तरह के बात चले, पूरा चुनाव बीत गया, उसी एजेंडे पे चुनाव हो गया। अब देखना होगा कि इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में धर्म घुसता है नहीं घुसता है, लेकिन संस्कृति भी धर्म से जुड़ी हुई है। अगर हम दीपावली हमारी संस्कृति है तो दीपावली हमारा धर्म से जुड़ा त्योहार भी है।
राम जब वनगमन से वापस आए थे तभी दीपावली मनाई जाती है। तो कहीं न कहीं हर त्योहार है और हर संस्कृति धर्म से जुड़ी हुई है। अब देखना होगा कि विपक्ष उसको किस तरह लेता है और सत्ता पक्ष के लोग उसे किस तरह जनता के बीच ले जाते हैं। जी प्रदीप जी, आप रहा हूं एक बार यशवंत सिंह जी, अभी लारी जी ने बहुत सारी बातें कही है और खासकर उनने कहा है कि जो जिन्ना जी को लेकर जो बयान अखिलेश जी ने दिया है उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि उसमें आपने काफी कुछ घेरा है उनको। देखिए, सबसे ज्यादा चाटुकार पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है जी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 साल कांग्रेस की चाटुकारिता करती रही जी। एक चीज जो चाटुकारिता की बात कहें जी। दूसरा, सबसे ज्यादा अपराधियों की पार्टी और आतंकवादियों की भी कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है जी। क्योंकि जो आतंकवादी काशी में और जो आतंकवादी अयोध्या में बम विस्फोट करते हैं, सरकार में आते ही उनको छोड़ने का काम करते हैं। स्वतंत्रता के पहले क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद ये दिख रहा है। और आज तक जितनी बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया, हर बार कोई न कोई समाजवादी पार्टी का आदमी मिला। तीसरी बात, इनके पढ़ाई के लिए सब्सिडी मिल जाए तो ठीक है, इनके हज के लिए सुविधा मिल जाए ठीक है। इनके नेता कहेंगे कि कुंभ जो है वो सरकारी पैसे से क्यों मनाया जा रहा है, उसमें एक तकलीफ है। भाई हम तो अपने संस्कृति अपने राष्ट्र को तो कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों की रक्षा करेंगे, लेकिन भय बस ये नहीं करेंगे कि हम कुंभ नहीं मनाएंगे, केवल ईद और बकरीद मनाएंगे। भाई हम दीपोत्सव भी मनाएंगे और हम रंगोत्सव भी मनाएंगे, हम काशी भी जाएंगे, हम मथुरा भी जाएंगे, हम अयोध्या भी जाएंगे और विंध्याचल भी जाएंगे। इलाहाबाद में हम बहुत भव्यता और दिव्यता से कुंभ मनाएंगे। हम दूसरे के धर्मों की रक्षा करेंगे, ईद और बकरीद भी मनाएंगे। विभाजन के बाद जिस तरह से ईद और बकरीद भी मनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कब किस धर्म की उपेक्षा की है, कब नहीं मनाती है जी। लेकिन हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जी। हम उस तरह की चाटुकारिता नहीं करते हैं जी। कि हम केवल कोई योजना ले आए तो वो रामपुर, सहारनपुर और देवबंद के लिए। हमारी सारी योजनाएं सबके लिए। आप बतलाइए, जो भी सड़कें बनी है उस पर किस धर्म जाति के लोग नहीं चल रहे हैं जी। जो शौचालय है वो किसके लिए नहीं है, जो 42 लाख आवास दिए गए हैं वो किसके लिए नहीं है जी। हमने जो भी बुनियादी ढांचे में परिवर्तन किया है, जो कुछ भी किया है वो सबके लिए किया है जी। लेकिन इनको तकलीफ है कि राम जन्मभूमि, अरे राम जन्मभूमि के लिए हम ही लड़ते थे। आप तो जो वकील भी खड़ा करते थे वो हम सारे लोगों के जो टैक्स के पैसे थे उससे आप वकील खड़ा करते थे। और किसके लिए खड़ा करते थे? जो बहुसंख्यक समाज है उसके आस्था का केंद्र जो भगवान राम है उसके खिलाफ आप खड़ा करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डिसीजन दिया है, लेकिन पहले दिन से देखे होंगे हमारे एजेंडे में था, हम उसके लिए लड़ाई लड़ते थे, हम कहते थे हम कोशिश करेंगे। और ये लोग सवाल क्या कहते थे हर बार, ये तो चुनाव में ले आते हैं, कुछ करने वाले थोड़े ना, ये उसकी लड़ाई थोड़े ना लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बस हम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। तो आप देखिए 370 भी हट गया और मंदिर भी बन रहा। तो हम तो उसका क्रेडिट लेंगे, हम उसके लिए चले हैं। लेकिन कई लोग वकील खड़ा करके वो कहते थे वहां शौचालय बन जाए, वहां मेडिकल कॉलेज बन जाए, वहां ये है वहां वो है, तो उनको क्रेडिट थोड़ा ना मिलेगा। आप राम भक्तों को गोलियों से भून देते हैं तो क्या उनको याद नहीं आएगा कि आप 200-400 लोगों को गोलियों से भून दिए? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आपको नहीं पता था कि भारत के लोगों की आत्मा बसती है भगवान राम। सिंह साहब, दो चीजें हैं यहाँ। एक तो पहले आपने कहा कि सड़क जो बनाएंगे उसमें सबके लिए, तो अखिलेश जी ने भी एक्सप्रेस जो बनाया वो भी सब चल रहे हैं उसमें। दूसरा जिन्ना जी को लेकर के अखिलेश जी का क्या बयान था जिसपे आप लोगों की अच्छी खासी टिप्पणी आई थी? वो तो कह रहे हैं कि एक संस्थान से निकले हैं, ये कहा है उन्होंने, सरदार पटेल जी, जिन्ना जी, गांधी जी। सड़क का आपने जो कहा अखिलेश जी बनाए थे, तो जो बनाए थे उसको भी 70-80% काम छोड़ के चले गए थे। कोई बात नहीं, जो भी सरकारें रहती है वो विकास का कार्य करती है, उन्होंने भी किया। अगर वो 7 काम किए होंगे तो हम 700 काम किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि धर्म और मजहब पे हम चुनाव लड़ते हैं। उस दिन न जिन्ना का कोई जन्मदिन था, न उनका मरण दिन था, न कोई ऐसी चीजें थी, तो आप जिन्ना को क्यों घसीट के ले आए? आप बड़े भाई हैं, आपको खुद ही जानते होंगे। आप इसीलिए ले आए कि हम एक तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा हम अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं। लेकिन
उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, वो जान चुकी है, वो आपके अपराध को देख चुकी है। भाई 2017 का चुनाव ही तो इसी बात पे लड़ा गया था। सारे अखबारों की मेन हेडिंग थी कि यहाँ जो है यह एक नया उद्योग हो गया है, अपहरण उद्योग। वो उद्योग अब क्यों नहीं चल रहा है? और आप एक चीज और देखे होंगे, लगभग हर महीने 2 महीने पे किसी न किसी जिले में कर्फ्यू लग जाता था। अब वो कर्फ्यू क्यों नहीं लग रहा है? जी। तो मेरा कहना यह है कि हमने आज विकास की चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो हम विकास का भी गिना देते। अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात यही हो रही है, हम सारे लोग मिलजुल के हैं, हम सारे लोग राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, जनता की बात करें, विकास की बात करें, और विदेशों में कोई चीज हो, विदेश से अगर कोई चीज हो तो हम सारे लोग एक हो जाए, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा न लग। जी प्रदीप जी, प्रदीप सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है प्रदीप जी? बिल्कुल आ रही जी, आपने जो भारत माता की जय और बहुत सारे आपने उसमें विश्लेषण किए थे, उसको लेकर एसएन सिंह जी ने अपनी बात रखी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी सब धर्म एक। निश्चित तौर पर पहले तो सिंह साहब को ये जानना चाहिए कि राष्ट्र क्या है। जी। राष्ट्र कोई एक भूभाग का क्षेत्रफल राष्ट्र नहीं होता। उसमें जल, जंगल, जमीन और उसमें रहने वाले लोग मिलकर एक राष्ट्र बनता है। जी। और जब उसमें रहने वाले लोग आते हैं तो उनकी विकास पर चर्चा होगी। मेरा साफ और स्पष्ट कहना है कि भारत माता की जय बोलकर अगर आप सुबोध सिंह, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोली मारेंगे तो हम इसे खारिज करेंगे, इसका हम विरोध करेंगे। भारत माता की जय बोलकर अगर आप थाना फूंक देंगे तो निश्चित तौर पर हम इसका विरोध करेंगे और हम ये कहेंगे कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है। हम निश्चित तौर पर अगर आप उन्नाव से लेकर हाथरस तक और हाथरस से लेकर लखीमपुर तक सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आएगी तो हम ये कहेंगे कि ये राष्ट्रवाद नहीं है। हम निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि अगर किसान 3 काले कानूनों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उन पर आप गाड़ियां चढ़ाएंगे, ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, तो हम निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है। हम निश्चित तौर पर जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम रोजगार देने की बात करेंगे और हमें कहेंगे यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि हम युवाओं के नौजवानों को रोजगार दें, यहाँ कोई लोगों के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखें, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की बात करें। जब हम बात करते हैं तो हम निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि महिलाओं को हम 3 साल में 3 सिलेंडर फ्री देंगे। हम बात करेंगे 2500 रुपए में गेहूं और 400 रुपए में गन्ना किसानों को देने की बात करेंगे। हम बिजली का बिल सबका हाफ करने की बात करेंगे, कोरोना काल का बकाया माफ करने की बात करेंगे। अब यही है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हम इसी राष्ट्रवाद पर चलते हैं। हम निश्चित तौर पर ये घोषणा करने के पहले थोड़ा परिवार को देंगे 25,000 सांस्कृतिक राष्ट्रवाद करते हैं और देश लोगों के साथ नहीं खड़ा है। प्रदीप जी, जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, प्रदीप जी सुन तो ले, प्रदीप जी मेरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। प्रदीप जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये राष्ट्रवाद केवल कुछ क्षेत्रफल के लिए है कि सभी के लिए? मैंने अभी इनसे पूछा था कि त्रिपुरा में एक ह्यूमन होता है और महाराष्ट्र में जो भी भाई जिस जाति धर्म के भी हो उनके ऊपर हाथ से और तमाम चीजों से प्रहार होता है और वहां उसकी एक चर्चा नहीं करते हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? रामपुर, सहारनपुर, मेरठ में हिंदू पलायन होते हैं और एक शब्द भी आप नहीं बोलते हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? इसको नहीं मानते हैं। पश्चिम बंगाल में 200 घर जलाए जाते हैं, चुनाव में आप भी थे, आपने एक शब्द नहीं कहा। क्या ये राष्ट्रवाद है आपका? आप देखिए प्रदीप जी, एसएन सिंह जी का सवाल हो जाए, आपसे उत्तर लेंगे। प्रदीप जी, एसएन सिंह जी का सवाल हो जाए, फिर आप उत्तर दीजिए। साथ में मेरा एक सवाल है, आप उनके सवालों को उत्तर दीजिए। लेकिन जो आप ये घोषणाएं कर रहे हैं, इससे आप खुद समझ लीजिए कि क्या सरकार के पास, आप सरकार में आ भी जाएंगे तो इतना पैसा होगा? जीडीपी कहाँ चली जाएगी? अगर 400 रुपए समर्थन मूल्य से गन्ना खरीदेंगे कई राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ मिसाल पेश करें। और मैंने सवाल पूछा है इनसे कि एसएन सिंह जी, आप उत्तर, एसएन सिंह जी आपकी बात सुन ली, उन्हें उत्तर देंगे। साथ में प्रदीप सिंह जी, मध्य प्रदेश में भी
10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कह गए थे, नहीं हुआ, सरकार गिर गई। तो आप ये जो 400, 2500, आप खुद सोचिए कि अगर सारे अनाज के आप समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे तो क्या देश की स्थिति होगी, जीडीपी आपकी कहां चली जाएगी। एक बार गणित लगा के तो देखिए। घोषणा तो ये आपने कर दी, लेकिन आपको भी मालूम है कि सरकार, हम नहीं कह रहे हैं अभी बहुत दूर है आपके सामने, दिल्ली भी बहुत दूर है, लेकिन ऐसी घोषणा करिए जो कर सके आप। प्रदीप जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बताया कि त्रिपुरा में घटना हुई और उसका रिएक्शन महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र की सरकार ने अपना काम किया। वो लोग जो राष्ट्र विरोधी लोग थे, जो सड़कों पर उतर के समाज के बंटवारे के लिए लाठियां चला रहे थे, दंगे कर रहे थे, उसे सरकार ने रोकने का काम किया है महाराष्ट्र में। अब आप आ जाइए, आप ये कह रहे हैं कि हम ये कैसे करेंगे। निश्चित तौर पर हम जैसे कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार हुआ, हम निश्चित तौर पर जिस तरीके से सिंह साहब बोल रहे हैं, हिंदुओं के पलायन पे सवाल किया था उन्होंने, बत्ती घोटाला, ये जो घोटाले हैं, तो इन घोटालों को रोककर हम जो पैसा मिलेगा उससे निश्चित तौर पर किसानों की बात करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की एमएसपी की बात करने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मानती है, इसका मतलब ये हुआ आपका सवाल पूछेंगे फिर से छल कर रहे हैं, फिर आप भारत के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। और ये देश भारत के किसानों के साथ खड़ा है, उनके आंदोलन के साथ खड़ा है। हम आपको भारत के किसानों के साथ छल करने नहीं देंगे। एसएन सिंह जी पूछ रहे हैं जो पलायन हिंदुओं को हुआ है उसको आप किस रूप में लेते हैं, राष्ट्रवाद, गैर राष्ट्रवाद? सिंह साहब को पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। इनके ही कार्यकाल में बागपत में घरों में पोस्टर लगे थे पलायन के। जिस राजधानी पे हम बहस कर रहे हैं बैठकर, यही बटलर पैलेस में पलायन के पोस्टर लगे थे, घर बिका हुए के पोस्टर लगे थे। इनके ही कार्यकाल में गाजियाबाद में एक परिवार ने पलायन के घर बिका हुए के पोस्टर लगाए थे। तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं, और जो घर पलायन के पोस्टर लगे थे और हुकुम सिंह जी की जो लिस्ट आई थी, आपके ही विवेचना, आपके सरकार द्वारा जो विवेचना हुई, उसमें हुकुम सिंह जी की लिस्ट पूरी की पूरी फर्जी पाई गई। तमाम लोग जिनके लिस्ट में नाम थे वो 10 साल पहले वो इलाका छोड़कर जा चुके थे, केरला छोड़कर जा चुके थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी, और बहुत से लोग वहीं पर गांव में आज तक निवास करते नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम बार बार ये कहना चाहते हैं, आप झूठ फैलाना बंद करिए। इस देश में पूरी टीवी चैनल पर रोजगार की बात करिए, महिलाओं के संरक्षण की बात करिए, की बात करिए। तो आप इन सारे सवालों पर आप मौन नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी मौन नजर आती है। इस प्रदेश की आवाम ने तय किया है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की आवाम जवाब देने जा रही है। प्रदीप जी, आप मैंने जो घोटाला हो रहा, जो भ्रष्टाचार रहा, उसको पकड़ करके आप गन्ना मिल के जो मालिक है उनको पैसा देंगे, 400 रुपए आप समर्थन मूल्य दे देंगे। आप भी जानते हैं 1 क्विंटल में कितनी शक्कर पैदा होती है, चीनी पैदा होती है, वो 480 से ज्यादा नहीं पैदा होती है। ये घोटालों से भरी हुई सरकार है, केवल घोटाले अपराध के अलावा इस सरकार में कुछ हुआ हो तो बता दीजिए आप। प्रदीप जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना, प्रदीप सर, तो अगर आप गन्ना मिलो, किसकी सरकार में कोयला घोटाला, 2G घोटाला, दिल्ली घोटाला, ये सबके करमाड़ी जी किसकी सरकार में थे, डी राजा किसकी सरकार? सिंह साहब, इससे ज्यादातर घोटालों में कोर्ट ने इनको बेरी कर दिया है। बता रहे हो, इसमें एक भी कोई भी अपराधी आज तक सजा याफ्ता हुआ क्या? जी शर्म करो, शर्म, झूठ बोलना बंद करो। अब झूठ को इस प्रदेश की आवाम ने समझ लिया है, अब झूठ नहीं चलने वाला है। किसान अपना हक मांग के रहेगा, नौजवान अपना हक मांग के रहेगा, महिला अपना हक मांग के रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी की अराजकता, अहंकार कर रहेगी। उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय किया है, अब उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो पार्टी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी। हालांकि आपका तर्क है, आपकी घोषणा है, आपका तर्क है, नौजवानों के साथ जो लोग बुनियादी मुद्दों के साथ कोई पार्टी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आपको जवाब देने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी प्रदीप जी, सीधी सी बात है, तारिक जी के पास जाएंगे, सीधी सी बात है, आप बोल रहे हैं 400 रुपए हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। अरे 480 1 क्विंटल में टोटल कमाएगा मिल मालिक, आप
बाकी वो बिजली के बिल से लेके सब कुछ कहां से देगा आप खुद समझ सकते हैं। आप कि ये घोषणा हम नहीं पूरी कर सकते, चलिए करिए, अच्छी बात है। दूसरा, आपने अगर 40% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी अगर तय कर रही है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह अगर आप कोई राय, अगर आपको लग रहा है, करके दिखाएंगे, आपको लग रहा है, आप खुद गणित लगा लीजिए। जब हम कर्जा माफी की बात करते हैं तो हमने 73,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे माफ किए हैं, इसलिए किसान हम पर विश्वास करता है। आप खुद गणित लगा लीजिए, किसी गन्ना मालिक से तारीफ भी सुनिए कि आप अगर 1 क्विंटल में, अगर हम कोरोना पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात हमने की है तो हमने उनके लिए लगातार सड़कों पर लड़ाइयां लड़ी है। तो प्रदीप जी, कोरोना पीड़ितों चल रहे आलू से सोना पैदा करने वालों को बसों की प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नेता को जेल भेज रही थी। चलिए प्रदीप जी, सरकार, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। आप 40% आरक्षण दे दिए हैं, 40% आरक्षण आपने दे दिया है, ये उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर दिया। सवाल तो सुनिए, आने वाले समय में सवाल तो सुनिए। आपको लग रहा है जब आदमी उत्तर नहीं दे पाता तब वो जो मीडिया पे ही आरोप लगाता है। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि प्रवक्ता है, ठीक है, आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, मान लीजिए। सवाल तो हम पूछेंगे ना आपसे। हम किसानों के कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, हाँ, तो आपने कहा आप कर ही नहीं पाओगे, तो हमने कहा आप खुद गणित लगा लीजिए ना। 400 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, क्या डिबेट पे बैठ के तय करेंगे कि हम किस तरह से करेंगे? नहीं तो कैसे करेंगे? 400 रुपए आप समर्थन मूल्य देंगे, 480 कमाएगा मिल मालिक, बाकी का खर्चा वो कहां से लाएगा? ये आप गणित लगा लीजिएगा। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? हमारे पेट में इसलिए दर्द है कि सच्चाई जानना चाह रहे हैं। दर्द क्यों हो रहा है? सच्चाई जानना चाह रहे हैं आपसे, सच्चाई। नहीं, आपके पेट में इसलिए हमारी घोषणा अगर आप करेंगे तो हम सवाल करेंगे। जब किसानों को रौंद रही होती है भारतीय जनता पार्टी, हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं, हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं। मंच पर बैठ कर फोटो खिंचा रहे होते तब आपके पेट में, हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं। अरे आप ही अगर इतना ही है, 40% आप आरक्षण महिलाओं को दे दिया, बताइए, 40% आरक्षण महिलाओं को दे दिया तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बनवाइए ना मंत्री, 40% महिला मंत्री बनवा दीजिए। नहीं, महिलाओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों होने लगता है? अरे भाई, 40% आपने आरक्षण देने की बात कही तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 40% महिलाओं को मंत्री बनवा दीजिए। पार्टी ने महिला बनाया क्या? स्वयं सेवक संघ की का प्रमुख, अरे ये स्वयं सेवक संघ नहीं, आप कर रहे हैं ना। 40% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, के पेट में दर्द होने लगता है। 40% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। 40% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं। देश की आधी आबादी में इतनी घृणा क्यों है? नहीं तो हम यही तो बोल रहे हैं, हम उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी 40% महिलाओं को मंत्री बनवा दीजिए। नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देवी तो आइटम घृणा तो आप महिलाओं से करते हैं, कभी आइटम कहेंगे, कभी कुछ और शब्द कहेंगे, चलो तारिक जी करते हैं। सिंह साहब, तारिक जी, एक बार तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, प्रदेश अध्यक्ष बना दो, संघ का प्रमुख बना दो, कभी बना के दिखा दो। चलिए आप इस देश की आधी आबादी को कुचलने का प्रयास करते हो। चलिए प्रदीप जी, आधी आबादी की चिंता उत्तर प्रदेश से बाहर भी करिए। ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं कि आलू से सोना बना दें। प्रदीप जी, हाथ दोनों उठा के और हम जहाज बन जाए, उड़ जाएंगे। इसलिए तो ये तो बचपन में झूठ बोलना बंद करो। ये बयान नरेंद्र दामोदर दास मोदी का था। झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोल रहे थे तभी तो। अरे प्रदीप जी, अरे भाई बोलना बंद कर दो। प्रदीप जी, एक मिनट, तारिक जी। जी भाई बताइए, पूछिए। नहीं, अभी तो आपने बहस सुनी ली, सिंह साहब ने सब कुछ बता दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मेरी समस्या अभी भी परे है, क्योंकि इन्होंने उस चीज का तो जवाब दिया नहीं। जी, मैंने इनसे पूछा कि जिना की जब तारीफ इनके मंत्री कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो तो इनके मंत्री हैं, इनके अंदर हैं। अब बहुत बड़े देशभक्त योगी जी बनते हैं तो उन्हीं के तो मंत्री बनता है, तो बाहर निकाल देते, बाहर का रास्ता दिखाते, नहीं दिखाया। आडवाणी जी को बाहर का रास्ता अभी तक नहीं दिखाया गया। जब आडवाणी जी ने कहा था कि जिना साहब बहुत अच्छे हैं और जिना साहब तो क्या नाम है सबसे बड़े सेक्युलर व्यक्ति थे, उनको बाहर का रास्ता अभी तक नहीं दिखाया गया। अटल जी की तो अस्थियां पूरे देश में बहाई गई, जबकि उन्होंने जिना हॉल का उद्घाटन कर दिया।
उनको भी सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, उनके ऊपर भी दहेज मुआवजा होना चाहिए था। भाई ये जाके मोदी जी जाके वहाँ पे बिरयानी खाते हैं, बिना बुलाए बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, उनकी माँ के पैर छूते हैं। देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री जाके दुश्मन देश के सामने के चरणों में जाके अपना शीश झुका दे रहा है। इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? इनको भी बाहर निकाल देना चाहिए था। वेद प्रकाश वैदिक इनके जाके हाफिज सईद जो आतंकवादी उससे मिलते हैं और आज तक किसी जनता को नहीं पता है कि क्या बात हुई। उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। ये हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि हम आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात कह दी आपने, लेकिन आप ये भूल गए कि आपने तो आतंकवादी को ही पार्लियामेंट में बैठा दिया। जैसे याकूब मेनन के ऊपर गाड़ी का इस्तेमाल, उससे गाड़ी का इस्तेमाल हुआ बम ब्लास्ट में, वैसे ही तमाम मेला गाँव और कौन कौन सी जगह पे ब्लास्ट हुआ, उसमें शादी संध्या की गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। भाई याकूब मेनन के लिए एक अलग कानून बन रहा है और शादी प्रज्ञा के लिए अलग कानून है, और वो मैडम बैठे हैं पार्लियामेंट में। कितने शर्म की बात है, हम लोगों ने तो किसी को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया आतंकवादी को। ये बात अभी का है कि आतंकवादी को पार्लियामेंट में पहुंचा ही नहीं है। तारिक जी, प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने सजा नहीं दी है भाई, तो कोर्ट ने सजा नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो नामजद है, उनकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और उन्होंने भाई यही बताने जा रहा था, उनको जमानत मिली है, जमानत से वो आ रही, और जमानत का जो उनका शर्त था कि वो अपना इलाज कराएंगी। तो इलाज जब तक क्या नाम है, जो जेल में थी तब तक बीमार थी, और जेल से आते ही साथ वो बिल्कुल भली तंगी और इलेक्शन लोकल लाख और सांसद में पिछले 3 साल से बैठी हुई है। इतनी बड़ी वो हो गई कि वो बैठी हुई आराम से पिछले 2 साल से सांसद में। तो भाई सीधे सीधे उनकी जमानत खारिज होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। पहली बात है, जो आदमी आतंकवाद में नामजद है, सिर्फ नामजद है और उसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, उस आदमी को, उस औरत को आपने उठा के पार्लियामेंट में बैठा दिया। गजब की बात है भाई। उसको बेल दे दी और याकूब मेनन को फांसी भी हुई है, सजा भी हुई, फांसी भी हुई। आप तब तक बेल ना देते ना, अब ऐसे ही रखते। इस देश के कानून ने तो वैसे ही बंटवारा कर रखा है मुसलमान और हिंदू का। जांच उसी बात की हो रही। कोर्ट ने कहा है कि जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था बुलेट का, वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे थी, बाद में सुनील जोशी के नाम पे हुई कि नहीं हुई, यही इस बात की ही जांच चल रही है। चल रही है ना, तो तब तक के तो नामजद है, आतंकवादी की लिस्ट में है जी। अब तक तो आतंकवादी माना जाएगा उनको कि वो आतंकवादी है। जोशी आतंकवादी है, कर्नल पोहित आतंकवादी है, ये तो माना जाएगा ना। अभियुक्त है अभी, तो उनको पार्लियामेंट में अपने बराबर में बैठाते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं आतंकवादियों के साथ जी। अब रही बात हमारे वो क्या नाम है राष्ट्रवाद की, और ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। भाई 2 कानून क्यों हो, तो 2 कानून 2 ट्रीटमेंट तो 2 निगाहों से तो आप लोग हम लोग को देख ही रहे हो। आप जाइए किसी मुसलमान, मैं बिल्कुल खुला ऐलान कर रहा हूँ, आप जाइए किसी मुसलमान को बैंक से लोन लेकर दिखा दीजिए, दिलवा दीजिए आप लोन किसी बैंक से मुसलमान को। जो माइनॉरिटीज के लिए लोन भी गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखे हैं, आप बड़ी लोन दिलवा दो। समाजवादी के समय में भी नहीं, उसमें भी जैन समुदाय के लोगों को, उसमें भी जैन समुदाय के लोगों को माइनॉरिटी दिखाकर उनको डाइवर्ट कर दिया गया है वो अमाउंट। और जैन समुदाय कौन है? जिसकी शादियां अग्रवाल में होती है, जिसके लड़के भी अग्रवाल से आते हैं, लड़कियां भी अग्रवाल से आती है। जो बहुवल आते हैं तो अग्रवाल की होती है, बिजनेस क्लास बढ़िया क्लास की होती है, और जो व्यापारी वर्ग की होती है, और जो लड़कियां जाती है वो भी व्यापारी वर्ग में जाती है। तो ये कौन सा अल्पसंख्यक समाज है भाई? चलिए, अल्पसंख्यक समाज का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताया जाए त्रिपाठी जी। आज तक अल्पसंख्यक समाज का वर्ग ये डिवाइड ही नहीं कर रखा है जी। सिर्फ अल्पसंख्यक होने पर आप क्या हम लोग भी शादियां किसी उसमें हो रही है? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ त्रिपाठी जी, एक मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी माँ हिंदू है जी, मेरी माँ हिंदू है जी। मैं आज बता रहा हूँ, मेरी माँ हिंदू है, राघव नहीं जानते हैं इस बात को जी। मुझे किस जगह से देखा जाएगा जी? तारिक जी, किस जगह से बीजेपी देखती है? जैनियों को भी अल्पसंख्यक माना है, और ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने तय किया था, दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में। ये कांग्रेस भी ऐसी बदमाश पार्टी है जैसे बीजेपी बदमाश पार्टी है, दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जानबूझ के कांग्रेस ने किया था क्योंकि कांग्रेस एंटी मुस्लिम पार्टी है, शुरू से एंटी मुस्लिम रही है। 1950 में इन्होंने दंगा करा के लाखों लोगों को बर्बाद किया था। 1947 में दंगा करवाया, झूठे वादे करके यहाँ पे हम लोग को रुकवाया गया, रुके हैं।
अब उसमें क्या कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस ने क्यों नहीं उसी समय सारे काम किए? कांग्रेस ने क्यों नहीं हम लोग को क्या नाम है, वो कौन सा कमीशन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आरक्षण दिया? वादा तो 2007 की जब सरकार बनाने के लिए इन्होंने किया था कि हम पूरा आरक्षण लागू करेंगे। क्यों नहीं वादा पूरा निभाया इन्होंने? ये बैठ कर प्रदीप जी यहाँ पे बातें लपटी लपटी फेंक रहे कि हम 400 देंगे, 800 देंगे, 1000 देंगे। अरे सबसे बड़ी झूठ है कांग्रेस भी है और ये भी है। तारिक जी, अगर बीजेपी वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने किया। तारिक जी, आपने इनसे हाथ क्यों मिलाया था 17 में? अरे वही तो सबसे बड़ी गलती हो गई जी। वही दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने इसका विरोध भी किया था जी। मैं जितने चैनल पर बैठा था, काजल जी भी बैठे हुए, उनसे पूछिए मैंने कभी कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ने के फैसले को मैंने कभी एग्री किया था? खुद बताएंगे राघवेंद्र जी, इससे भी मैंने कहा था बहुत गलत हो रहा है, हम लोग को नुकसान होगा। ये तो आपने, ये तो 4-5 सीट है, अभी तो देखिए 0 पर निकलवाएंगे इस बार। ये चलिए, 0 पर रहेंगे आप। तारिक जी, बिल्कुल हमारा समय भी साथ हो। राघवेंद्र जी, संक्षिप्त टिप्पणी पूरे मुद्दे पे, और कितना राष्ट्रवाद, कितना वंशवाद और कितनी महिलावाद, महिलाओं की भावनाओं का जो कार्ड चला जा रहा है, कितना चलेगा आने वाले चुनाव में? देखिए सर, सभी कार्ड चलेंगे। कौन कितनी तेजी से चलाएगा, जनता के बीच कितना अपनी बात पहुंचा पाएगा, इसी पे हार जीत होनी है, उसी की विजय पताका फहरेगी। नड्डा जी ने ऐसे ही नहीं कहा इस चीज को, क्योंकि बूथ सम्मेलन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, अखिलेश यादव भी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर घेर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा दिया गया है, इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर विपक्ष इसमें कहीं न कहीं गलती न करे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नारा बेकार हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुद्दे पर लौटना पड़े। लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उससे लगता है कि राष्ट्रवाद नहीं बल्कि धर्मवाद पे चला जाएगा मामला पूरा पूरा। और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरह का पिच वो तैयार करें, उसी पिच पे विपक्ष के लोग बैटिंग आके करें, तो गाहे बगाहे वो गलतियां हो रही हैं जी। अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का जिक्र सरदार वल्लभ भाई के परिप्रेक्ष्य में किया, उसमें उनको पीछे हटना पड़ा, मामला खामोश हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि जो 40% का नारा प्रियंका गांधी जी को आरक्षण देंगी, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम विकास को गति देंगे और नौजवानों को नौकरी देंगे, और भारतीय जनता पार्टी कर रही हमने ऑलरेडी नौकरियां दे दी हैं। अब महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है तो कहीं न कहीं विपक्ष को भी उस राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए अपना एक एजेंडा चलाना पड़ेगा, एक मुद्दे को लाना पड़ेगा। अब इसमें विपक्ष के लोग कितना महारत हासिल करने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के अपने नारे से अब पीछे नहीं हटने वाली है। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में दीपोत्सव हुआ है, बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, काशी मथुरा का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में उसके लिए मुफीद है। अब विपक्ष अगर इस पर बहुत चर्चा करेगा तो आने वाले दिनों में उसे कठिनाइयों का संकट सामना करना पड़ेगा। हाँ, विपक्ष इतना जरूर है, अभी तक अखिलेश यादव हो चाहे प्रियंका गांधी हो, दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पे घेर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसकी लगातार जवाब देने की कोशिश भी कर रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जवाब से या विपक्ष के सवाल से जनता कितना प्रभावित होती है, ये तो 2022 में पता चलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से आप कह रहे हैं, राष्ट्रवाद भी चलेगा, धर्म ध्वजा भी उठेगी, जय जय श्री राम के नारे भी काफी तेज बुलंद होंगे। आने वाला समय में बिल्कुल यही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, राघवेंद्र जी आपका, तारिक साहब आपका और एसएन सिंह जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो बीजेपी ने यूपी के चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मुद्दे के रूप में चुना है, जबकि कांग्रेस भावनात्मक और सपा पुराने ढर्रे पर चलते हुए जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव गठबंधन की राजनीति के जरिए भी बीजेपी को चुनाव में पटकनी देने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उस राष्ट्रवाद को फिर अपनी ढाल बनाया है जिसके दम पर केंद्र की सत्ता में लगातार 2 बार बीजेपी काबिज हुई। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। ऐसे में राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए फायदा ही दिलाएगा, इसे लेकर संशय है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस और सपा चुनावी रण में गंभीरता के साथ सक्रिय दिख रही हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। खैर, देखते हैं आगे और क्या दिलचस्प होता है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में ही नमस्कार। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।